नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी SWS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज हूं डीडीआर विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ आज बात करने के लिए हैं निर्दलीय प्रत्याशी किशन सिंह भंडारी जी। भंडारी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जो आपसे अक्सर पूछा जाता होगा कि राजनीतिक जीवन के बारे में, लेकिन दर्शक हमारे SWS न्यूज़ के साथ ही साथ डीडीआर विधानसभा के दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपका प्रारंभिक जीवन था राजनीति से पहले का और राजनीति के बाद, और ये भी जानना चाहते हैं कि जो आपकी राजनीति है ये आपकी कोई विरासत में मिली है, आपके संघर्ष की कहानी है जी। मेरे को राजनीति कोई विरासत में नहीं मिली जी मैं मथुरा में जाके अपना छोटा मोटा व्यापार कर रहा था जी एक छोटे से प्रकरण में हमारे गांव में कोई गूल बननी थी। उस गूल में मैं उस वक्त के तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख धीरेन्द्र सिंह चौहान जी से मिला तो गूल नहीं बन पाई और कुछ वार्तालाप उनके मेरे बीच हो गई। मैं 96 में फिर उनके खिलाफ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने मुझे ऑफिस से बाहर कर दिया, ब्लॉक के ऑफिस से। तो मुझे थोड़े मन में खटास आ गई तो मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ लिया और 96 वोट में से 73 वोट मुझे पड़े थे और वहाँ से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। और मैं तब किसी दल में भी नहीं था, किसी पार्टी में भी नहीं था और वहाँ से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। तब से लगातार मैं राजनीतिक जीवन में रहा और बहुत संघर्षमय जीवन जिया है जी सर। जैसा कि हमारी टीम ने रिसर्च करी आपके बारे में, आप 1996 से राजनीति में हैं और जल्दी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए थे और करीब जो 20 से 25 साल आपने भारतीय जनता पार्टी को समय दिया। उसके बाद जब आप 2017 में चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए तो आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा और 3 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जिला पंचायत का सदस्य बना, जिला पंचायत का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मैंने लड़ा और 2 बार जिले का महामंत्री, 2 बार जिले का अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य, नीचे पंचायत राज में कई जगह में ब्लॉक से लेके ऊपर तक सब पदों में भारतीय जनता पार्टी के रहा। और 2017 में ही नहीं, 2014 में ही बिशन सिंह चूफाल जी ने मेरा जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट कटवा दिया और वो टिकट काटने के बाद फिर हम लोग तब से लगातार ये समझ लीजिए कि 2012 से वनवास में चल रहे हैं। वनवास का ये कार्यकाल ये 22 तक चला रहा है, इधर ये 21 तक, अब 22 में ये वनवास पूरा होने जा रहा है। तो निष्कासित होने की एक सतत प्रक्रिया है। मैं जब किसी अब बीजेपी के खिलाफ लड़ूंगा चुनाव, बीजेपी के खिलाफ भी क्या, एक जो आदमी एक बहुत घमंडी और जो सोचता है कि मैं ही इस पूरे विधानसभा में कब्जा रखूं और आखिरी सांस तक विधानसभा में कब्जा रखूं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने को आज भी कोई तैयार नहीं है। मैंने 2014 से उस व्यक्ति के खिलाफ, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष के पद से बाहर हटाया, मुझे जिला पंचायत का टिकट काटा, ब्लॉक प्रमुख कनाली छिना विवेक जोशी जो कि एक ब्राह्मण प्रत्याशी थे उनको हराया और कांग्रेस से जा मिले। तो उनका एक राजनीतिक इतिहास रहा कि वो अपने आगे किसी को टिकने नहीं देते और इसी कारण मैं जब चुनाव लड़ा तो वो पार्टी का एक फैसला होता है और वो पार्टी ने मुझे निष्कासित कर दिया। उसके बाद फिर एक बार बात आई पार्टी में शामिल हो जाऊं, मैंने कहा फिर चुनाव लड़ना है 22 का, तो मैं पार्टी में शामिल नहीं हुआ। वो निष्कासित एक सतत प्रक्रिया है, वो होती है, कोई वापस शामिल हो जाते हैं, कई लोग नहीं होते हैं, तो मैं उनमें से हूँ। जैसा हमने डीडीआर विधानसभा में लोगों से मिले तो आपके बारे में एक धारणा है कि
लोगों का मानना है कि किशन भंडारी जो कहता है वो कर देता है। तो जो ये जनता के बीच में आपने इस तरीके का विश्वास कायम किया है, ये विश्वास आपने कैसे कायम किया? जनता के बीच में जो भी काम जी। इस जिले लेवल का है, छोटे मोटे काम शासन लेवल का है, मैं वही काम अपने हाथ में लेता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। जी। अभी मैं 96 से लगातार जनता की सेवा में काम कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे दबाने का पूरे पार्टी के पदाधिकारियों ने और यहाँ के क्षेत्रीय मंत्री ने इतना ताकत लगाई कि कोई दूसरा व्यक्ति आज तक खड़ा नहीं हुआ इस विधानसभा में। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो उनके खिलाफ खड़ा हूँ। ये तो वो उन्होंने अगर मेरी जगह कोई होता तो वो दफन कर दिया होता। तो इसीलिए मैं जनता के बीच में भी प्रत्येक सोमवार को मुझे लगभग सालों हो गए लोगों का इलाज कराना, लोगों का सर्टिफिकेट विकलांग बनाना, कोई गरीब है उनका इलाज कराना। 2 एम्बुलेंस मेरे पास खड़ी हैं, इनसे लोगों को हल्द्वानी तक फ्री ले जाता हूँ, यहाँ लोकल क्षेत्र में फ्री ले जाता हूँ, छोड़ता हूँ। और कोरोना काल में मैंने बहुत सारा मास्क, सैनिटाइजर, दरी, कपड़े, गद्दे, राशन, तिरपाल, रजाई, सारा सामान बांटा। और बहुत सारा सामान मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। और वो आचार संहिता होने की वजह से मैं एक सामान में हाथ नहीं रख रहा हूँ, कोई शिकायत न करने पाए। आचार संहिता समाप्त होगी फिर अपने पुराने काम पर लौट आऊँगा और जो जनता से कहता हूँ वही करता हूँ। और तत्काल करने वाला आदमी हूँ मैं, देर वाला भी नहीं हूँ। जो काम अभी करना तो अभी करना है, जो नहीं हो सकता उसके लिए हाथ जोड़ देता हूँ कि मेरे बस का नहीं है। तो इसलिए जनता का विश्वास मेरे ऊपर है 96 से कि जो कहता हूँ वो करता हूँ, जो नहीं हो सकता उसके लिए हाथ जोड़ता हूँ। क्योंकि मैं ठगने वाला व्यक्ति नहीं हूँ कि खाली 5 साल ठगता रहा हूँ, पहली रात शराब पिलाऊँ, चुनाव जीतूँ। ये मेरा इतिहास नहीं रहा है, ये मेरा इतिहास रहा है। जो बोलूँगा वो करूँगा, ये आगे भी जारी रहेगा जब तक अंतिम सांस है। यही बात रहेगी, जो हो सकता है उसके लिए हाँ करूँगा, जो नहीं हो सकता उसके लिए ना करूँगा। जी, कोरोना टाइम पे एक्चुअल में हमारी SWH न्यूज़ ने भी आपको 2 बार कवर अप किया था, जब आप जनता के बीच में थे। कनाल चिनाटी डियार बांटते हुए हमने फुटेज लोगों को दिखा रखे थे। भंडारी जी, जैसा कि राजनीति में क्या पहले होता है वो तो हो चुका है, अब मात्र 2 दिन चुनाव के बचे हुए हैं। तो जनता बेसिकली जानना चाहती है कि बाकी राजनीति पार्टी के रूप में भी आपका अनुभव है और आपकी ये जो लास्ट 2 दिन की स्ट्रेटेजी होती है वो किस तरीके की बनती है कि किस तरीके की होती है? लास्ट में दोनों पार्टियां शराब और मुर्गा और नोट बांट रहे हैं। जी जी। और मैं जनता के घर घर जा करके हाथ जोड़ रहा हूँ। जी। क्योंकि मैं हाथ जोड़ करके अपने काम की याद दिला रहा हूँ। कोई मोदी जी के नाम पे मांग रहा है, कोई मुख्यमंत्री जी के नाम पर मांग रहा है, कोई हरीश रावत जी ने कह रहे हैं कि नगर पालिका बना दिया तो बड़ा तूफान ला दिया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मैं अपने नाम पर मांग रहा हूँ। मैंने जो काम किया है 96 से लेकर के इधर तक, मैं उसी को जनता के बीच में ला के जा रहा हूँ। और जनता से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे जनहित के कामों को आप देखिए, मेरे सामाजिक कामों को आप देखिए, मेरे राजनीतिक कामों को आप देखिए, उन पर आप मतदान करिए। क्योंकि हम गरीब पार्टी हैं जी। ये सबसे मजबूत पार्टियां हैं। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी पैसे में, शराब में, मुर्गे में सबसे ज़्यादा इनके पास माल है। जी जी जी। और लोग माल भी इनका उड़ाएंगे और वोट हमको देंगे। और वो दोनों पार्टियां लगभग हार मान ही चुकी हैं कि अब किशन भंडारी के साथ जीतना कठिन है। ऐसा उनके दलों के लोग भी मेरे को फोन से बता रहे हैं। तो मुझे विश्वास है इस डिडिहाट विधानसभा की जनता पर कि वो मेरा सहयोग करेंगे और आगे चल करके मुझे और 14 तारीख को अलमारी के सामने बटन दबा करके मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, जैसा कि हमारा तो सिंपल YouTube चैनल पे हम या Facebook पे हम लाइव या इस तरीके से करते हैं, लेकिन दिसंबर के महीने में हमने देखा था कि यहाँ पे एग्जिट पोल निकाले गए थे उत्तराखंड के। उसमें उत्तराखंड पे 2 निर्दलीय विधायक बनने की संभावना बताई गई थी। क्या आप उनमें से हैं? हाँ, एक तो मैं हूँ उनमें से, और कौन है दूसरा? और दूसरे का मुझे नहीं पता कौन है। एक मैं ही हूँ। ये दोनों पार्टी के लोगों से कल न्यूज़ PTS वाली से भी मैं कह रहा था, भाई आपको भी सर्वे का पता है, वो हंस रहे थे।
मैंने कहा दोनों प्रत्याशी जब आते हैं अभी सार्वजनिक तो आप कर नहीं पाओगे भाई कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि आचार संहिता के बीच में, लेकिन आप इनके कान में तो बता दो भैया क्यों ये मुर्गे उर्गे खर्च कर रहे हो, क्यों ये शराब खर्च कर रहे हो, क्यों खाली पैसा खर्च कर रहे हो, आप तो हार रहे हो, इनके कान में बता दो। तो आज मैंने उनको टेलीफोन में बोला था भाई इनके कान में आपकी क्या सर्वे, वो कह रहे थे आपकी सर्वे बिल्कुल ठीक है, अब हम कैसे बताएंगे कान में। मैंने कहा जब आ जाएं तो बता देना इनके कान में। तो मैं इसके माध्यम से भी, इस चैनल के माध्यम से भी अवगत कराना चाहता हूं कि 14 तारीख का जो मतदान होगा वो एक तरफा होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि उनका धनबल और मेरा गरीब जनता की सेवा करने का मनोबल मेरा ऊंचा रहता है। अब इसलिए धनबल इस बार और माफियागिरी हारेगी और मनोबल और गरीबों का मनोबल जीतेगा। जैसा कि आप अगर आप जीतते हैं 2022 का चुनाव, तो 2022 आपका पहला साल होगा एज अ विधायक, तो आप जनता को कौन से वो 3 काम करके भरोसा दिलाना चाहेंगे कि मैं ये 3 काम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है? सबसे पहला काम है डीडीहाट विधानसभा में गरीबों का उत्थान। पहली जो अपना पहला एजेंडा है गरीबों का उत्थान, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद सड़क, शिक्षा। ये 4 विषय ऐसे हैं जिनमें पहला एजेंडे में गरीबों का उत्थान कैसे कर सकूं, इनकी मदद कैसे कर सकूं, इनके प्रत्येक सुख दुख में कैसे काम आऊं, ऐसा मेरे एजेंडे पर है। इनके हर सुख दुख में काम रहूंगा। अनुसूचित जाति के लोग हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग गरीब हैं, आज उनके पास रहने तक के लिए व्यवस्था नहीं है, एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो रहा है। ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को और हमारे क्षेत्र के गरीब व्यक्तियों का उत्थान करने का मेरा पहला एजेंडा है। उसके बाद अन्य एजेंडे पर काम करूंगा। जैसा कि आपकी छवि मैंने पहले बताया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हैं, तो मैं आपसे सीधे सवाल यही पूछना चाहूँगा कि आपके जो गरीबों का उत्थान है उसके लिए आपका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा? मेरा ब्लूप्रिंट ये है कि उन गरीब लोगों को, जैसे अभी मैंने बताया था कि डुंगरी में बहुत सारी गरीब महिलाएं और पुरुष चाय का बागान चल रहा है उसमें काम कर रहे हैं, आपका मछली पालन का है उसका काम कर रहे हैं, और आपका जैसे मुर्गी पालन भटेड़ी में चल रहा है, भटेड़ी के लोग पनीर उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम, अभी जैसे डुंगरी गांव है हमारा, डुंगरी गांव में मांग है लोगों की कि भाई एक फैक्ट्री चाय की कैसे लगे कि जो चाय का उत्पादन, पत्ती जो है उसका चाय का उत्पादन होकर के यहीं पैकिंग हो, और एक कंपोस्ट खाद बनाने की मशीन यहाँ पर लगे, और दूसरा जो फ्लावर है, फ्लावर यहाँ से बिकता है, उसका बीज उनको 5 लाख या 10 लाख का बीज कैसे एडवांस में प्राप्त हो, इस पर काम करके, इसी तरह का काम करके गरीबों का उत्थान करना है। वो एक दिन का रोजगार दे करके उनका काम नहीं हो रहा है। इस तरह के काम मैं इस पूरे विधानसभा में लाना चाहता हूँ, और उसके बाद उनके पास कैसे उनको मजदूरी दिलाई जाए। देखिए विधायक निधि में, अन्य निधियों में हमारे इस क्षेत्र के विधायक ने सारे अपने ठेकेदार पाले हुए, और आप 5 साल देखना किशन भंडारी का कोई ठेकेदार आपको मिलेगा नहीं। मिलेगा तो रजिस्टर्ड कोई होगा, ऐसा नहीं कि मैं हर गांव में ठेकेदार पैदा करूंगा। ये व्यवस्था मैं पूरी तरह से समाप्त करूंगा। ग्रामीण लोग, जैसे मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था, तो जिला पंचायत अध्यक्ष में मैंने ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को काम में लगाया, और खुद मैंने जाकर के उनका अपने सामने भुगतान किया। आज बहुत लंबा चौड़ा पूरे जिले में ये व्यवस्था मैंने करी। मैं पुनः इस तरह की व्यवस्था इस विधानसभा में करूंगा जीतने के बाद, कि गरीब महिलाओं का और गरीब पुरुषों को कैसे रोजगार मिले। ठेकेदारी प्रथा इस विधायक निधि में लगभग समाप्त हो, पूरी नहीं हो, कुछ तो समाप्त हो, ऐसी व्यवस्था मैं करने जा रहा हूँ। गरीब लोगों को रोजगार उसमें मिले, जो लोग आज टिन जैसे में उसमें मकान में रह रहे हैं, सोने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनके लिए सारी व्यवस्था। देखो ना, कोरोना काल में मैं बता रहा हूँ कि राशन, तिरपाल, कंबल, 10,000 जोड़ी जूते, कपड़े मैंने सारे बांटे,
और विपक्ष के लोगों को भाया। कभी इन्होंने कहा चावल पुरानी आ गई, कभी इन्होंने कहा दाल पुरानी आ गई, कभी इन्होंने कहा कपड़े पुरानी आ गए। मैंने कहा भाई जिनको लेना है वो लो। अब वो दाल पुरानी है नई है, वो लेना है तो लो। ये तो गरीबों के लिए, तुम अमीर लोग आ रहे हो, तुमको अगर कोई चीज़ पुरानी लग रही तो मत लो। तो इसीलिए अब कई नए जूते भी उन्होंने पुराने बता दिए, अब कई पुराने जूते भी मेरे पास पड़े हैं जो मैंने बांटे नहीं। तो इसमें क्या है कि कई एनजीओ का भी हम लोगों को सहारा लेना पड़ता है। जी। मैं अपनी, अभी उन्होंने एक बीच में कोई सवाल पूछ रहे थे कि तुमने रेड क्रॉस से भी माल दे दिया। रेड क्रॉस खाली जो गरीब हैं, मान लो कहीं आपदा आ गई तो वहाँ टेंट लगा देती है, कहीं आपदा आ गई तो वहाँ 2-4 तिरपाल दे देती है। वो न कपड़े देती है, न राशन देती है, और अन्य कोई सामान देती है, मेडिकल से संबंधित सामान देती है। ये भी गलतफहमी में लोग जी रहे हैं। चलो मैंने रेड क्रॉस से भी कोई रिक्वेस्ट करके, जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करके, उनके अध्यक्ष से रिक्वेस्ट करके, और पूरी रेड क्रॉस के हाथ पैर जोड़ करके, अगर मैंने मान लो ग्रामीण क्षेत्र में एक तिरपाल लेमा टोड़ा में दिला दिया, और एक आध तिरपाल उधर तिरपाल तिरपाल और टेंट उधर दिला दिए, तो तुमने क्यों नहीं किया? तुम तो मंत्री थे, एक विधायक का प्रत्याशी था, वो हल्द्वानी घूम रहा था, ये अपने देहरादून घूम रहे थे। मैं तो लगातार जनता की सेवाओं में मैंने वो काम भी किया, तो क्या गलत काम किया? अगर मैं जीतता हूँ पूरी दिल्ली के एनजीओ ला करके, अगर मैं यहाँ के लोगों को राहत दिलाता हूँ, गेहूँ, चावल, जूते, कपड़े, टेंट, तंबू, अपना रजाई, गद्दे, तो यहाँ के लोगों का क्या फायदा है, नुकसान क्या है? अगर तुम पर दम है तो तुम करके दिखाओ, मेरे पर दम है मैं करके दिखाऊंगा और दिखा रहा हूँ। जी। मेरा अगला सवाल जो डीडीआर का बुनियादी सवाल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क और महिला सुरक्षा, ये बुनियादी सवाल है। मुझे लगता है इसमें से कई जवाब आप दे चुके हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद फिर भी मैं मोटा मोटा आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या नीति रहेगी इन पर? वही मैंने बोला कि देखो, नीति ऐसा है, हमारे क्षेत्र में डॉक्टर हैं वो पिथौरागढ़ अटैच हैं, अध्यापक हैं वो पिथौरागढ़ अटैच हैं, फार्मासिस्ट हैं वो अटैच हैं। तो वो सारे लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने अपने क्षेत्रों में आकर के ज़रा जनता की सेवा कर लें। ऐसा मेरा उन अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन रहेगा, और मैं हमेशा से निवेदन करता आया हूँ कि भाई वो लोग अपने अपने क्षेत्र में अपनी सेवा दें, और मैं अपने काम के दम पर चुनाव लड़ रहा हूँ। ये कोई स्मृति ईरानी को ला रहे हैं, स्मृति ईरानी का एक योगदान इस विधानसभा के लिए बता दीजिए। खाली एक चेहरा दिखाने के लिए अगर कोई स्मृति ईरानी को ला रहा है तो उनका भी समय खराब कर रहा है, यहाँ के लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहा है। कनाली छीना में मुख्यमंत्री को ले आई, अब मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे तो पता नहीं है, लेकिन अपने नाम पर चुनाव न लड़ करके मुख्यमंत्री और उसके नाम पर स्मृति ईरानी और मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हो। 25 साल काम करते, बिशन सिंह चुनाव लड़ रहा है, ये बताओ ना कि मैं बिशन सिंह हूँ, मेरे काम पर वोट दो। क्यों नहीं बोल रहे हो इस बात को? वो क्यों नहीं कह रहा मैं प्रदीप पाल हूँ, मैंने 10 किलो आटा किसी को दे दिया है? तो ये अपने दम पर बताएं, और मेरे को पूछो मैंने क्या क्या काम कर रखा है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड, फोन नंबर सहित। और महिलाओं से पूछो ग्रामीण क्षेत्र को, तो मेरा सबसे पहले ऐसे गरीबों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने नेता को मजबूत करिए और मैं आपको मजबूत बनाऊंगा। ऐसा मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हर गरीब को हर तरह से सक्षम करने का मेरा पहला काम रहेगा। जैसा कि डीडीआर विधानसभा की कई युवा, जैसे आप भी युवा होते हुए आपने बगावत के साथ साथ एक अच्छे राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश करी, वैसे कई युवा आपको देखकर राजनीति में आने की सोच रहे हैं। वो आपको कहीं ना कहीं अपना प्रेरणा स्रोत भी मानते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि राजनीति फूलों का सफ़र है या कांटों की राह। क्या कहेंगे आप? पूरा कांटों की राह, कांटों की यहाँ आना पूरा कांटों की राह। यहाँ इतने कांटे हैं, गुलाब से लेके घिंगारू, बेड़ू, क्या क्या है वो, कहाँ का कांटे कांटे। फिर कहीं बेरा उसका उसका कहीं कील बिछा के रखते हैं, तो और कहीं रास्ते में गड्ढे हैं, कांटों की साथ साथ गड्ढे भी हैं। मेरा सुझाव यहाँ के युवाओं को है, पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी या स्वरोजगार में जाएं, क्योंकि चक्र है राजनीति में। अभी आप ब्लॉक में चले जाएंगे, प्रधानी में चले जाइए, पूरा चक्र है। एक चक्र आरक्षण में आया, दूसरा चक्र महिला के लिए आया, तीसरा मिला, एक चक्कर में लिया तो फिर 15-16 साल बाद नंबर पड़ेगा, उसमें भी हारेगा जीतेगा कोई वो नहीं। तो कांटे और गड्ढे
और मोड़ इतने खतरनाक स्पीड में गाड़ी चल गई तो नीचे। जी। ऐसा ये राजनीतिक सफर है, इसमें आने की कोई सोचना भी मत भैया। इसलिए जो आ रहे हो तो सोच समझ के आना कि फिर हम बर्बादी है, हम तो घुस गए मजबूरी में, लेकिन यहाँ से निकलना भी कठिन है और है भी बड़ी मजबूरी। अभी अपना हमारा काम चल रहा था मेंगनी साइड का, वो मंत्री जी ने बंद करा रखा है। राजनीति तो है, अब काम भी ठप, गाड़ियाँ भी ठप। उन्होंने सारा रूप से पैदल करने का पूरा प्रयास किया अपने से। ऐसे हर व्यक्ति के साथ अक्सर इस राजनीतिक क्षेत्र में होता है। लेकिन सर, मैं तो नहीं करने वाला हूँ ऐसा है, लेकिन ऐसा होता है, इसलिए ये पूरे कांटों का सफर है। लेकिन सर, जैसे कहा जाता है कि राजनीति सबसे बड़ी जनसेवा इंसान वहाँ पे आके कर सकता है, तो अगर कोई युवा अगर जन सेवा करना चाहता है तो फिर उसके लिए रास्ता क्या रहेगा? जन सेवा के तो कई रास्ते हैं, उसके लिए राजनीति में पद जरूरी है, लेकिन राजनीति में आकर के पद मिल जाएगा ये कैसे गारंटी है? हम तो इतने साल से, अभी 26 साल हमें राजनीति में हो गई, और पहली बार 2017 का चुनाव विधानसभा में लड़े, 1100 वोटों से हार गए। अब कई लोग हैं, अब प्रदीप पाल जी हैं जैसे, वो आकर के न प्रधान का लड़ा न किसी का लड़ा, सीधे ब्रिगेडियर बनने के चक्कर में है। तो इसीलिए यहाँ तो बहुत कठिन सफर है। मैंने उनको भी बताया था एक दिन बैठ करके, आप भी गलत आ गए हो, काम धंधा हल्द्वानी में ठीक ठाक चल रहा था, वो छोड़ कर गलत आ गए हो आप, इधर तो ये फंसाएंगे। बिशन सिंह चढ़ाता रहा उनको, अरे लड़ो लड़ो, आपकी जीत निश्चित है, लड़ो लड़ो। वो लड़ाता है ना तीनों को, जी, किशन भंडारी भी लड़े, प्रदीप पाल भी लड़े, मैं भी लड़ूँ, कहीं किनारे से निकल जाऊँ, ये वाला उनको भी उसने चढ़ाई रखा। वो चले गए थे एक बार हल्द्वानी, फिर ले आया उनको, अरे नहीं बन रहा, आपका बन रहा है। फिर दूसरे तीसरे की लड़ाई में आ गए आज आते आते। तो मैं तो सबको सुझाव दे रहा हूँ, और मैं खुद भी चाहता हूँ कि राजनीतिक जीवन बहुत कठिन है, लेकिन मेरी समाज सेवा का जज्बा है। आ गया पर ठीक है, नहीं आया तो तब भी तो 17 से अभी तक कर ही रहा हूँ काम, लेकिन अब बाकी सब कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि अपने बच्चे भी पालने हैं, अपना घर बार भी चलाना है, अपना सब कुछ करना है, गरीबों की भी सेवा करना है। तो इसीलिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में इसलिए टिका हुआ हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, सामाजिक काम भी कर रहा हूँ, सामाजिक सेवा भी कर रहा हूँ। जी। एक थोड़ा फिलोसॉफिकल सा क्वेश्चन था कि आपने काम तो कई किए होंगे जीवन में, लेकिन एक काम ऐसा जिसको करके आपको बहुत ही खुशी मिली हो, और उसके साथ साथ एक सवाल और है कि भविष्य में एक ऐसा कौन सा काम आप करना चाहते हैं, मतलब उसका सपना ही हो कि ये मैं करूँगा। 2 काम, एक जिसको बहुत खुशी मिली हो। वो सपना तो 11 मार्च की बात बताऊँगा जी। और काम जो खुशी का है मेरे लिए, जिस दिन भी मेरी कोई एम्बुलेंस किसी पेशेंट को लेके जाती है जी, और उसका सफलतम इलाज होता है, तो उससे बड़ी मुझे कोई खुशी नहीं होती। और अभी फाकोट में कनालछिना में एक गाड़ी में बच्चा पैदा हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। चलो मैंने कहा हमारी गाड़ी में हुआ, मैंने उसको कहा पिथौरागढ़ ले जा। ऐसे मैं कई विकलांग लोगों को लाता हूँ, उनका इलाज कराता हूँ, कान में मशीन लगाता हूँ, आँखों में चश्मा डालता हूँ। जब वो कान सुनते हैं, एक महिला आई इधर नीचे धामी गांव है पीपली के बगल में, उनके कान में मशीन जब मैंने लगाया तो उन्होंने कहा एक मोबाइल भी छोटा ले लेते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा देखो आज तक इनके पास कान में मशीन नहीं थी और आज ये मोबाइल नहीं सुन पा रही थी। परसों वो गई थी तो मैं कहती बड़ी खुश थी, मोबाइल चला रही थी। तो ऐसी बहुत सारी खुशियाँ हैं जो गरीबों को काम करने के लिए होती हैं, कि गरीबों को काम करके खुशियाँ मिलती हैं और वो दुआएं भी मिलती हैं। देखो मैं 1100 वोट से उनकी दुआओं से ही तो 1100 वोट के नज़दीक रह के बिछड़ गया। आज उनकी दुआएं और बढ़ गई हैं, तो वो दुआएं मुझे लग रहा है कि 8000 पार करा जाएंगे, इस बार 8000 से जीतूंगा। मैं आज का सेशन का अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। मैं कुछ एक वर्ड आपसे पूछना चाहता हूँ, शब्द जिसका मैं चाहूँगा कि आप एक शब्द या एक वाक्य में जवाब दें। मेरा पहला शब्द है गरीबी। जी। गरीबी, जिनके पास खाने के लिए नहीं है बेचारों के पास, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जो आज भी गांव में गरीब उसको कहते हैं जो अपना इतना मजबूर है, उसके पेट में कोई छोटा मोटा रोग है, वो अपना इलाज नहीं कर पा रहा और तड़प तड़प के मर रहा है। इससे ज़्यादा गरीबी इस विधानसभा की क्या होगी? सबसे ज़्यादा गरीबी है तो हमारी विधानसभा में है। तो इसलिए इससे ज़्यादा बड़ी गरीबी क्या हो सकती है? अगर उसके पेट में छोटा सा कोई पथरी है या कुछ है जिसका 20-40 हज़ार में इलाज हो जाता है, वो भी आदमी नहीं करा पा रहा और तड़प तड़प करके मर रहा है। अभी कूटा चौरानी एक जगह है,
आप वहाँ अभी तक लाइट नहीं है, वो छूड़ा कहते हैं हमारे यहाँ, वो जला करके उजाला कर रहे हैं। कैसी ज़िंदगी वो जी रहे हैं, काम उनको रोज़गार मिलता नहीं, कहीं लकड़ी चिरान, कहीं लकड़ी ककड़ी काट कुट के अपना रोज़गार चला रहे हैं। कभी एक टाइम का खाना मिलता होगा, कभी 2 टाइम का खाना मिलता होगा। कितनी कब पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कितनी बड़ी भी गरीबी है उधर जा करके देखो। बिशन सिंह चुफाल, बिशन सिंह चूफाल तो इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा वो रहा विनाशकारी पुरुष। वो विनाशकारी पुरुष का तो नाम भी लोगे ना आप अगर सवेरे, तो आपका पूरा दिन अगर न खराब चला जाए। विनाशकारी पुरुष की एक काम यहाँ कोई नहीं है। कोई एक 25 साल में 25 बड़े काम बना दो, 5 टर्म हो गए, 5 बड़ा काम आप बता दीजिए, एक काम नहीं मिलेगा। ये सड़क हमने भी बनाई, रास्ते हमने भी बनाई, अस्पताल हमने भी कनाल छिना का हमने भी कराया, पॉलिटेक्निक कराया, डिग्री कॉलेज कनाल छिना का बनाया, कहीं और चला गया। तो ये सारा काम एक जो पूरा लड़ाते नहीं है एक दूसरे को, इधर का उधर लड़ा दिया, उधर की जनता इधर भिड़ा दी, उधर का इधर बना दिया, तुम्हारी घर में लड़ाई करा दी, वो सब में वो माहिर है विनाशकारी पुरुष। बाकी कहीं कुछ नहीं है, विनाशकारी पुरुष पूरा। आरक्षण देखो गरीबों को मिल रहा है, और आरक्षण उसके आधार पर होना चाहिए। मतलब जैसे बहुत सारे गरीब लोग हैं, अभी बीपीएल का देख लीजिए, कई अमीर लोगों का बीपीएल बना है, गरीब लोग पिछड़ गए। आरक्षण भी आर्थिक आधार पर कि भाई किसकी स्थिति, आर्थिक सर्वे के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जो बहुत गरीब है उसको ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए, जो अमीर की तरफ बढ़ता गया उसको आरक्षण का लाभ मिला है लेकिन कम मिला है। लेकिन जो गरीब है, मैंने बोला ना, कोटा चौरानी में खाने के लिए घर नहीं है, पेट के इलाज अगर दर्द हो गया, सिर में कहीं छोटा मोटी बीमारी आ गई, तड़प तड़प के मर रहा है, ऐसे लोगों को आरक्षण हर जगह पर मिलना चाहिए। और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको आरक्षण में वरीयता है, लेकिन उनमें भी जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान तक टीन के ऊंचे नहीं रहे, उनको आरक्षण में ला करके, उनको शिक्षा दे करके उनको आरक्षण का लाभ दिलाना चाहिए। लोकतंत्र, अब लोकतंत्र इस DD8 विधानसभा में नहीं है, यहाँ तो राजतंत्र है। तो लोकतंत्र यहाँ है नहीं। यहाँ जम्मू कश्मीर का कानून DD8 में है। लोकतंत्र कहीं दिख रहा तो बताओ, यहाँ कोई लोकतंत्र अगर आप कहीं दिख रहा तो बताओ। भाजपा वाले सरेआम शराब ढो रहे हैं और कांग्रेस और कोई दूसरा उनका पकड़ जा रहा है, तो लोकतंत्र है कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर का कानून है। और भाजपा भी पार्टी थोड़ी है, वो भी लोकतंत्र नहीं राजतंत्र के राजा है। बिशन सिंह इस क्षेत्र का राजा है। बाकी सब उसके अंदर जो एक लोग हैं वो काम कर रहे हैं 25 साल से। यहाँ लोकतंत्र नहीं और राजतंत्र है। अब इस राजतंत्र को खत्म करने का दिन आ गया। 14 फरवरी अलमारी के सामने बटन दबा करके लोकतंत्र यहाँ पर बहाल करना है, राजतंत्र का समाप्त करना है। तो किशन मंडाल जी, आपने इतना वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।